Hello students, myself lecturer Deepak Mittal. Welcome all of you on my YouTube channel. आज हम करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर मैथमेटिकल इंडक्शन। ये +1 क्लास का चैप्टर है और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर पे। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और उसको यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें कि मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से पहले कि एक्चुअल में इंडक्शन होता क्या है। तो हम बात करते हैं कि इन ए मैथमेटिकल डिस्कशन फॉर ड्राइंग साइंटिफिक कंक्लूजन्स टू बेसिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग आर कॉमनली यूज्ड। मतलब हम नॉर्मली बात करें कि मैथ्स में हम दो तरह की प्रोसेस यूज़ करते हैं बेटा। एक होती है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कि डिड्यूस करना। कोई भी हमारे पास जनरल रिज़ल्ट दिया होता है, ठीक है, उससे हम कोई पर्टिकुलर रिज़ल्ट बनाते हैं। ठीक है, जनरल रिज़ल्ट मतलब अगर आप एक सिंपली बात करें, हम कहें कि सारे ह्यूमंस मर जाते हैं एक एज लिमिट के बाद, और बात करें कि रमेश है या राम है या मोहन है कि वो एक ह्यूमन है, इंसान है, तो हमें पता है कि उसने भी एक लिमिट के बाद मरना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम बात करें, इसकी कोई एग्जांपल लें तो हम कहते हैं कि भाई जो भी इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, जिनके एंड में लास्ट डिजिट जिनका 0 या 5 आता है, वो डिजिट जो होते हैं 5 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट से आप सोचोगे कि हमारे पास मान लो एक नंबर है 365, तो आपने देखा कि 365 का लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो हमें ऊपर बताया कि जो भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 आता है वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो 365 का जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, इसका मतलब 365 5 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे आप जितने भी नंबर्स लोगे, आपने लिया 50, इसके एंड में 0 है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपने लिया 95, इसके एंड में 5 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपने लिया नंबर 240, तो इसके एंड में 0 है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिडक्शन होता है जनरल रिजल्ट से पर्टिकुलर रिजल्ट बनाने। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, ये इजी मेथड होता है। और दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो है इंडक्शन। द अदर प्रोसेस इज इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि हमने पर्टिकुलर वैल्यू को देख के एक जनरल रिजल्ट बनाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने देखा कि जो नंबर है हमारे पास 84, ये 84 नंबर क्या है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, आपने देखा कि 84 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इससे आपके दिमाग में आया कि 84 2 से डिवाइड हो रहा है, 84 के लास्ट में 4 है। आपने एक रिजल्ट बना लिया कि जो भी नंबर है जिसके लास्ट में 4 आएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये दिस कंक्लूजन जो आपने रिजल्ट बनाया है इज नथिंग बट ए कंजेक्चर और गेस वर्क। मतलब हम बोलते हैं कि ये एक तुक्का है। आपने एक तुक्का लगा लिया कि भाई जिस नंबर के एंड में 4 है वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो आपका जो गेस है वो सही भी हो सकता है क्योंकि आपने सही गेस लगाया है। आपने 44 चेक करो, वो भी 2 से पूरा डिवाइड होता है। 24 चेक करो, वो भी 2 से पूरा डिवाइड होता है। ठीक है, बट इसको फिर अगर ये हमेशा सही ही होगा, फिर इसको हमने तुक्का क्यों बोला, गैस क्यों बोला? रीज़न कि आपने ये देखा कि 84 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपने सोचा कि भाई जिसके लास्ट में 4 आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। बट दूसरे स्टूडेंट ने क्या सोचा, उसने देखा कि 84 2 से डिवाइड हो रहा है, उसने सोचा कि 84 2 से डिवाइड होता है। 84 क्या है, वो 2 डिजिट नंबर है, तो उसने ये सोच लिया कि भाई जितने भी 2 डिजिट नंबर होंगे वो सारे 2 से डिवाइड होंगे। उसने भी अपने दिमाग में एक रिज़ल्ट बना लिया। लेकिन जब उसने अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई किया, 80 पे वेरीफाई किया, सेटिस्फाई हो गया। 68 पे किया, सेटिस्फाई हो गया, डिवाइड हो गया। बट जब उसने 47 पे डिवाइड किया, 47 पे ट्राई किया, 47 को 2 से डिवाइड किया, तो वो नहीं हुआ। इसका मतलब उसका रिज़ल्ट क्या हो गया, फेल हो गया।
इसका मतलब जो हम पर्टिकुलर से जनरल रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है, गेस वर्क होता है। हमें उसको टेस्ट करना पड़ता है। अगर तो वो गेस आपका हमेशा के लिए ट्रू है हर एक नंबर के लिए, फिर तो हम कहते हैं कि वो एक रिजल्ट बन गया। तो ऐसे रिजल्ट बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं इंडक्शन। तो अभी हम देखते हैं आगे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होती है। अभी स्टेटमेंट हमारे पास होती है, जैसे हम एक सिंपल स्टेटमेंट दे दें कि सन इज ए स्टार। ये एक स्टेटमेंट है, सन इज ए स्टार, ठीक है। बट ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम नॉर्मली बोलते हैं जिसमें मैथमेटिकल रिलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि पी एन एक स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। मतलब हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लिए हैं, लगातार 3 नंबर्स लिए हैं और हमने रिजल्ट दे दिया कि उनकी जो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है वो 12 से डिवाइड होगी ही होगी। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमेशा सही आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने चेक किया P3, मतलब n के प्लेस पे हमने 3 पुट कर दिया, तो ये बन गया 3 और नेक्स्ट 4 बन गया, उससे नेक्स्ट 5 बन गया, मल्टीप्लाई करके आ गया 60 जो कि 12 से डिवाइड हो गया। फिर हमने n को पुट कर दिया 4, तो 4 इंटू 5 इंटू 6 ये बन गया 120, ये भी क्या हुआ 12 से डिवाइड हो गया। लेकिन जब हमने 5 पुट किया तो 5 पुट करने से ये बना 5 इंटू 6 इंटू 7। ओके, यहाँ पर 6 आएगा, 5 इंटू 6 इंटू 7 कर लो आप, 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 5 210। तो ये 210 बना जो कि 12 से डिवाइड नहीं होता। ओके, तो 12 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ भी करेक्शन की ज़रूरत है। 4 5 6 आएगा, तभी 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 4 120 बनना था ना। तो 210 12 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये 3 और 4 के लिए तो ट्रू है बट 5 के लिए ट्रू नहीं है। ओके, तो हम कुछ ऐसा चाहते हैं जो हमें ये प्रूव करके दे दे कि जो भी हमारे पास स्टेटमेंट है वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू हो। अब नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स हमें पता है, नेचुरल नंबर्स हैं बेटा 1 2 3 4 5। अब नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं होता, तो इसमें तो हमने 3 4 5 के लिए चेक कर लिया। अब नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, तो हमें ये पता करना है कि एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट हमारे लिए, हमारे पास सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होनी चाहिए। तो उसको टेस्ट कैसे किया जाए? तो उसके लिए हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या? इसकी स्टेटमेंट हम देखते हैं कि Pn, मान लो एक स्टेटमेंट दी हुई है हमें, और हम ये जानना चाहते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है क्या वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स में से कोई भी आप पुट करो, क्या वो हमेशा सेटिस्फाई होगी? तो उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कि P1 ट्रू होना चाहिए, मतलब जब आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो आंसर आपका ट्रू आना चाहिए। और सेकंड है कि Pm+1 ट्रू होना चाहिए जब भी Pm ट्रू होता है। मतलब हमें ये नहीं पता कि Pm ट्रू है या नहीं है, बट हम ये बोल देते हैं कि अगर Pm ट्रू है तो Pm+1 हमेशा ट्रू होगा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको समझने के लिए हम देखते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो ये बेटा डोमिनो इफेक्ट आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को समझने में बहुत हेल्प करता है। तो डोमिनो इफेक्ट होता क्या है उसको समझने के लिए पहले हम एक वीडियो देखते हैं। हाँ, क्या हो गया? तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या हुआ। यहाँ पर ऐसे हमने ब्रिक्स रखी हुई थी, ठीक है।
ब्रिक्स रखी हुई थी, तो ये सारी जो ब्रिक्स थी बेटा, ये सारी ब्रिक्स क्या थी, इक्वल गैप पे रखी थी, ठीक है। तो ये एक चेन बनी हुई थी 50 ब्रिक्स की, ओके। तो इसमें हमने क्या देखा कि हमने इस फर्स्ट वाली ब्रिक को पुश किया, तो इसको पुश किया तो फर्स्ट वाली ब्रिक सेकंड पे गिरी, सेकंड वाली थर्ड पे गिरी। मान लो हम यहाँ पर बैठे हैं, इस ब्रिक के सामने हम यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ आगे और ब्रिक्स हैं, तो यहाँ पर हम बैठे हैं, तो हमें इस बात की श्योरिटी लेनी है कि इस लाइन में जितनी भी ब्रिक्स पड़ी हैं वो सारी की सारी ब्रिक्स गिर जाएंगी, सारी ईंटें गिर जाएंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो इस चीज़ का हमें श्योरिटी ले सकते हैं कि अगर ये वाली ईंट गिरेगी, अगर ये वाली ईंट गिरेगी तो ये इसके ऊपर गिरेगी, तो ये वाली पक्का गिर जाएगी। मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं हम कि अगर ये वाली ईंट गिरेगी तो उससे आगे वाली ईंट डेफिनेटली गिरेगी ही गिरेगी। तो सारी की सारी ईंटें अगर गिरनी है तो उसके लिए कंपलसरी क्या है हमारे पास कि फर्स्ट चेन स्टार्ट होनी ज़रूरी है। मतलब 1 के लिए रिजल्ट होना ट्रू होना ज़रूरी है कि फर्स्ट जो ब्रिक है उसका गिरना ज़रूरी है। तो उसके बाद अगर फर्स्ट गिरेगी तो किसके ऊपर गिरेगी? सेकंड, तो सेकंड ने गिरना ही गिरना है। अब सेकंड गिरेगी तो थर्ड के ऊपर गिरेगी, तो थर्ड भी डेफिनेटली गिरेगी, थर्ड फोर्थ के ऊपर, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ, ठीक है। तो इस में अगर हमारे पास ब्रिक्स 50 हैं तो इस प्रोसेस में 50 के 50 ब्रिक्स गिर जाएंगी। अगर मान लो ये 50 की जगह 500 होती ईंटें तो क्या होता? तो भी जैसे 50 के बाद 50 वाली जो ब्रिक थी 50 नंबर वाली, उसने 51 पे गिरना है, 51 ने 52 पे, 52 ने 53 पे, तो ये क्या होना है, सारी की सारी ईंटें गिरती जाएंगी। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 500 हैं या 5000 हैं या 5 लाख हैं या 5 करोड़ हैं, या फिर हम कहते हैं कि इनफाइनाइट हैं। तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट होते हैं, तो हमने जो मेथड है उसमें लिखा है कि द इफेक्ट इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन। मतलब ये इफेक्ट ऐसे ही काम करता रहेगा, इसमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चेन की लेंथ कितनी है। बट 2 कंडीशंस हैं कि एक तो फर्स्ट ईंट का गिरना जरूरी है, मतलब अगर हम N1 लेते हैं तो उसका ट्रू होना जरूरी है, और दूसरा कि जो भी ईंट गिरेगी, अगर आप मान लो कि M के लिए ये ट्रू है, लेट करेंगे हम कि लेट इट इज़ ट्रू फॉर M, कि मान लो 10 नंबर ईंट गिरती है, ट्रू फॉर M, देन Pn प्लस M प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। तो डेफिनेटली अगर 10 नंबर ईंट गिरेगी तो 11 नंबर ईंट पर गिरेगी, तो 11 नंबर ईंट ने गिरना ही गिरना है। मतलब M के लिए अगर ट्रू है तो M प्लस 1 के लिए पक्का ट्रू होगा ही होगा। तो हमें इस मेथड का यूज़ करके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं उनको हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं इसके मैथमेटिकल इंडक्शन के अभी आपके सामने है, आपने देखा पूरे पेज का क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको एग्ज़ाम में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर इसको लिखना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। तो यहाँ पर हमने प्रॉपरली इसको लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। ये रिलेशन आपने पढ़ा है 10th क्लास में भी, AP वाले चैप्टर में पढ़ा है, आपको पता है रिजल्ट। बट अब हम इस रिजल्ट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। और इसको लिखना कैसे आपने कि वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, 3 स्टेप में क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने 1 के लिए ट्रू करना है, लेट n इज 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लेनी है बेटा, देखो यहाँ पर ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड n1 लिया है, मीन्स एक टर्म लेनी है हमने। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास स्टेटमेंट में, फर्स्ट टर्म है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 1 आएगी। अब राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, थी n प्लस 1 बाई 2। तो उसमें हमने n को 1 पुट कर दिया, तो 1 प्लस 1 बाई 2, 2 बाई 2 हो गया, 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो अगर दोनों इक्वल आ गए इसका मतलब इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो 1 के लिए ट्रू हमने कर दिया और m के लिए हमें सपोज करना होता है। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। हमने मान लिया कि जब n की वैल्यू m है तो ये रिलेशन वैलिड है, ट्रू है। तो इस स्टेप में आपने कुछ नहीं करना, जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट में आपने n के प्लेस पे m लिख लेना है, बाकी सारा सेम लिख देना है। बिल्कुल इजी स्टेप है और इस स्टेप को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे इक्वेशन 1 का। और स्टेप 3 क्या है, n को हमने मान लिया m+1। अब इसके लिए हमें प्रूव करना है कि m के लिए तो सपोज कर लिया, m+1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट वैलिड है। तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये स्टेप सबसे कंफ्यूजिंग होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर परेशान रहते हैं कि थर्ड स्टेप हमें समझ में नहीं आता। तो देखो थर्ड स्टेप हमने लिखना कैसे है। अब n क्या है हमारे पास, m+1। टोटल टर्म्स कितनी हैं बेटा, m+1 टर्म्स हैं टोटल। आपने करना क्या है, जो स्टेप 2 में आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है वो सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट डाल के। सेकेंड स्टेप की ये जो सारी लेफ्ट हैंड साइड है ये सारी की सारी एज इट इज़ लिख लो ब्रैकेट डाल के, और एक टर्म एक्स्ट्रा लेनी है क्योंकि सेकेंड स्टेप में m टर्म्स थी, यहाँ पर लेनी है हमें टर्म्स m+1। तो प्लस डाल के एक टर्म और लेनी है, और वो टर्म कौन सी लेनी है वो आप देखो स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में जो लास्ट टर्म है आपके पास इक्वल टू से पहले क्या लिखा हुआ है, n लिखा है। तो n के प्लेस पे हम पुट करना है, हमें क्या पुट करना है, n के प्लेस पे m+1 पुट करना है। तो हमने क्या किया, n के प्लेस पे पुट कर दिया m+1। ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। बस ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, m+1/2। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यूजिंग इक्वेशन 1। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो दो हमारे पास टर्म्स आ गई, दोनों टर्म्स में से m+1 ले लिया हमने कॉमन, यहाँ से बचा m/2, दूसरे में से तो m+1 कॉमन चला गया, बचा 1। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया m+2/2। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बनाने के लिए कोशिश करेंगे, हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना ईजी रहता है। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है n+1/2 और n के प्लेस पे क्या पुट कर दिया हमने, m+1। और एक चीज़ का यहाँ पर खास ध्यान रखना है कि आपने जब n की वैल्यू पुट करनी है बेटा राइट हैंड साइड में m+1, तो आपने ये मानो कि n की वैल्यू m+1 नहीं है, m+1 के साथ ब्रैकेट भी साथ में पुट करना है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो n की वैल्यू मैंने पुट की m+1 और दूसरे n की वैल्यू वो भी m+1, साथ में करली ब्रैकेट्स ले लिए। अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, m+1 m+2/2। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इतनी थी, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। तो जब इतना हो जाए तो लास्ट लाइन हमने लिख देना है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। मतलब ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए हमने, जब आप 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें बिल्कुल अच्छे से आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस लेक्चर को देखने के बाद ही आपको ऐसा लगेगा कि इस चैप्टर पे आपकी बहुत अच्छी कमांड बन गई है कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हमारे पास ये स्टेटमेंट है 1 + 4 + 7 + 3n-2, इसको हमें प्रूव करना है 1/2n 3n-1 के। तो बिल्कुल सेम हम लिखेंगे, वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, n को 1 लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया था फर्स्ट टर्म लेनी है जो कि 1 है। राइट हैंड साइड में क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर राइट हैंड साइड में n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये 1 हो गया, 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, -1 करोगे तो 2 बनेगा टोटल, तो इसको तो आप खुद से सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करके ये आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। प्रॉपर लिखना है, सारे क्वेश्चंस आप देखोगे बिल्कुल सेम है।
स्टेप 2 तो बिल्कुल ही आसान होता है कि लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें n के प्लेस पे m लिख देना है और इसको नंबर दे देना है 1। ओके, अब आ गया हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप थर्ड। n को मानना है m+1 जो लेफ्ट हैंड साइड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन सारा समझ में आ गया। तो इसमें करना क्या है, जो ऊपर वाली सेकंड स्टेप की लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेना है आपने ब्रैकेट में डाल के। ठीक है, ब्रैकेट में डाल के उसको लिख दिया। और जो स्टेटमेंट की लास्ट टर्म है, स्टेटमेंट की लास्ट टर्म यहाँ पर लिख लो 3n-2 है। और यहाँ पर n के प्लेस पे क्या करना है, n के प्लेस पे मैंने लिख दिया m+1। बस ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो 3m+1-2 और ये जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करना है, वो वैल्यू पुट कर दो कि 1/2 3m × 3m-1। और इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया तो ये बना 3m + 3-2, 3m+1 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, m को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 3m² - m/2 + 3m+1। एलसीएम ले लिया, 3m² - m + 6m + 2/2। तो ये सॉल्व करके आ गया 3m² + 5m + 2/2। अब मैंने पहले भी बताया कि हम बहुत सी बुक्स क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं RHS में, बट हम नहीं करेंगे। हम RHS को अलग से सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या थी हमारी, 1/2 n 3n-1 और n की जगह पे हमने क्या लिखना है, m+1 लिखना है विद ब्रैकेट। तो देखो जहाँ पर n था वहाँ पर m+1 लिख दिया, जहाँ पर n था वहाँ पर m+1 लिख दिया। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो गया 3m + 3-1। इसको आप सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो गया आपका, सेम आ गया जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। तो लास्ट स्टेप फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है ये बिल्कुल, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m+1। Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all n belongs to capital N। एक और क्वेश्चन करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें भी हमें एक रिलेशन दिया है जो कि हमें प्रूव करना है। यहाँ पर ये जो डॉट है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये डेसिमल का साइन नहीं है, मतलब 1 × 2 है। इनटू बोल सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 बोल सकते हो, तो ये मल्टीप्लाई है। तो स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन को, वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, लेट n इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट टर्म लिखोगे बेटा, फर्स्ट टर्म क्या है, 1/1 × 2, तो 1/2 बन गया। राइट हैंड साइड क्या है हमारी, n/n+1 है, n के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब तो आप समझ ही गए कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं। स्टेप 2 क्या है हमारे पास, तो हमने कुछ नहीं करना, n के प्लेस पे m लिख देना है, सारी की सारी स्टेटमेंट लिख देनी है यहाँ पर। स्टेप 3 जो हमारा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिससे बहुत बच्चे घबराते हैं, लेकिन अब आपको तो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं। ठीक है, तो यही सारी की सारी टर्म उठा के यहाँ पर रख दी, और प्लस में क्या करना है, यहाँ से लास्ट टर्म ले लो। लास्ट टर्म क्या थी, n+1 थी, और हमें क्या करना है, n के प्लेस पे m+1 पुट कर देना है। ओके, अब तो अच्छे से समझ गया आप। तो ये हमने इसको ऐसे ही एक बार फिर से लिख दिया, और ये हो गया 1/m+1, और m+1+1 क्या हो गया, m+2। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है फर्स्ट इक्वेशन से, m/m+1, और ये हमने सॉल्व कर रखा है। यहाँ से एलसीएम लोगे बेटा, m+1 m+2, ये m+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा m के साथ, m × m+2+1, और इसको सॉल्व करेंगे, m² + 2m+1। तो ये क्या है, m+1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि जब हम m+1 का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या बनता है, m² + 2m+1। तो इसको हमने होल स्क्वायर लिख दिया, और एक स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, m+1/m+2। और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है n/n+1, और n के प्लेस पे क्या पुट करना है, तो हमने बार बार आपको बताया कि n के प्लेस पे आपने m+1 पुट करना है विद ब्रैकेट्स।
तो m+1 और m+1+1, तो ये क्या आ गए, दोनों इक्वल आ गए। तो लास्ट वाले स्टेप तो हमारे फिक्स ही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। अभी एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का लेते हैं हम। बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 2 raised to power 3n-1 इज डिविजिबल बाय 7। हमें ये प्रूव करना है कि 2 raised to power 3n-1 जो है नंबर, वो 7 से डिवाइड होता है। n आप जो मर्जी लो, कोई सा भी नेचुरल नंबर लो। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है मेथड सॉल्व करने का। तो स्टार्टिंग वही है, वी विल प्रूव इट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। n को आपने 1 ले लिया, यहाँ पर n के प्लेस पे हमने 1 पुट कर दिया। तो ये क्या हुआ, 3 × 1, तो 2 raised to power 3 हो गया -1। 2 raised to power 3 क्या हो गया, 8, 8 - 1 आ गया 7। तो हमें पता है कि 7 तो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हमने लिख दिया विच इज़ डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होती। स्टेप 2, लेट इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। करना हमें लेट ही है, लेकिन इसमें लेफ्ट और राइट साइड नहीं है। तो हमने मान लिया कि n के प्लेस पे जब m लिखते हैं तो भी ये रिजल्ट ट्रू है। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दो आप, क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम ये बोलते हैं कि 21 जो है, 21 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से पूरा डिवाइड होता है। तो इसका मतलब कि अगर 21 को मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आंसर कोई ना कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, या इंटीजर आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो इसका आंसर आ गया 3। अगर हम -35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो -5, मतलब जो नंबर 7 से पूरा डिवाइड होता है उसको अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, आंसर आना चाहिए इंटीजर, और इंटीजर का साइन होता है बेटा z। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि 2 raised to power 3m-1 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 2 raised to power 3m-1 अपॉन 7, इसका आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो हमने लिख दिया कि कोई इंटीजर आएगा, उसका नाम रख दिया k। तो 7 को क्रॉस कर दिया, तो 2 raised to power 3m-1 आ गया 7k, और 2 raised to power 3m की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ठीक है। जो पावर वाली टर्म है ना, हमेशा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 raised to power 3m क्या आ गया, 7k + 1। इसको हमने मान लिया नंबर 1, इसका हमने स्टेप 3 में यूज़ करना है। अब स्टेप 3 स्टार्ट, पहली लाइन फिक्स है कि लेट n इज m+1। तो क्या था, n टर्म क्या थी, 2 raised to power 3n-1, और n के प्लेस पे क्या पुट करना था, m+1 विद ब्रैकेट, ये फिक्स है। तो 2 raised to power 3m+1 विद ब्रैकेट हमने पुट कर दिया -1। तो ये क्या बना, 2 raised to power 3m हो गया बेटा ये, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जब हमें पता है कि बेस सेम होता है, अगर हमारे पास x की पावर a + b हो, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x raised to power a, x raised to power b। बेस सेम होता है, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई में होते हैं, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जैसे हम x² और x³ की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, x5। 2 और 3 ऐड होते हैं। तो हमने यहाँ पर 3m+3 था जो, उसको ब्रेक करके लिख दिया, 2 raised to power 3m अलग से लिख दिया, और 2 raised to power 3 अलग से लिख दिया। और 2 raised to power 3 की वैल्यू क्या होगी, वो आ गई 8। अब यहाँ पर एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 में से 1 को माइनस करके 7 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये 8 है, जो 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमें बोर्ड मास आपने पढ़ा है, तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले 8 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1 माइनस करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और 2 raised to power 3m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हमने निकाली थी, कितनी आई थी, 7k + 1। तो 2 raised to power 3m की वैल्यू हमने पुट कर दी 7k + 1 मल्टीप्लाई बाय 8 -1। तो पहले अब 8 को इस ब्रैकेट से करो मल्टीप्लाई, बाद में 1 माइनस करना। तो 8 × 7k हो गया 56k + 8 -1 क्या हो गया, 56k + 7। तो 7 हमने निकाल लिया उसमें से बाहर, तो ये क्या बन गया, 7 8k + 1। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा,
8k + 1 आ जाएगा, और k इंटीजर था तो 8k + 1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो इसका मतलब हमें ये करके नहीं दिखाना, ये तो हमें सिर्फ पता होना चाहिए। हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विच इज़ डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n = m + 1, hence by principle of mathematical induction it is true for all n belongs to n। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी पैटर्न पे है डिविजिबिलिटी का, कि बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 4n - 3n - 1 इज डिविजिबल बाय 9। तो एक ही टाइप के दो एग्जांपल करने से आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग लाइन तो अब मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। पहली लाइन भी ये पता है कि n1 लेना है, यहाँ पर n1 पुट करेंगे तो 4 - 3 - 1 0 आ जाएगा, और 0 तो सारे ही नंबर से डिवाइड होता है। 0/5 करो 0 आ जाता है, 0/7 करो 0 आ जाता है, 0/9 करो तो 0 आ जाता है। 0 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 9 × 0, तो 9 से डिवाइड होगा। 0 सारे नंबर से ही डिवाइड होता है, इसका मतलब ये 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप फिक्स है, लेट इट इज ट्रू फॉर n = m। n के प्लेस पे हमने m ले लिया। अब यहाँ से ध्यान देना है, तो अभी आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया है तो आपको ये इजी लगेगा। तो हमने, क्योंकि ये 9 पे डिवाइड होता है तो अपॉन में 9 लेना है, तो आंसर क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। 9 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जो पावर वाली टर्म है सिर्फ उसकी वैल्यू निकालनी है, सारे m नहीं लेफ्ट साइड पे रखने, सिर्फ जो पावर वाली वैल्यू है उसको हमने फाइंड करना है। तो उसको हमने नंबर देना है 1। ओके, तो जब n को m + 1 पुट करेंगे, तो n को m + 1 पुट करना है, तो मैं यहाँ पर फिर एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये है n को हमने पुट कर दिया m + 1 विद ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखो 4m + 1 हो गया, -3m + 1 हो गया, -1 हो गया। अब ये 4m + 1 था तो क्या होगा, 4m × 4(1), तो ये 4(1) को हमने लिख लिया 4, -3 को इससे मल्टीप्लाई किया 3m, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 - 1। अब यहाँ पर 4m की वैल्यू पुट कर दो आप यूजिंग फर्स्ट। 4m की वैल्यू क्या थी, 9k + 3m + 1, और इसको अभी मल्टीप्लाई भी करना है 4 से। तो बाहर क्या हो गया, माइनस का 3m, -3 और -1 बन गया -4। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 36k 12m + 4 -3m -4, तो ये क्या हो गया, 36k 12m - 3m 9m हो गया, 4 से 4 हो गया कैंसिल। तो इसमें से 9 हमने ले लिया कॉमन, तो ये बचा 4k + 1। तो जब हम 4k + 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 4k + 1 बचेगा जो कि एक इंटीजर है। तो विच इज़ डिविजिबल बाय 9, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर n = m + 1। हेंस बाय PMI आप शॉर्ट में लिख सकते हो, या फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को हिट कर दीजिए। थैंक यू ऑल।